मार्च 1931, इतिहास का वो काला दिन जब दुनिया की सबसे ज्यादा सभ्य और पढ़ी लिखी माने जाने वाली गौरी कौम के हुक्मरानों ने 25 साल से कम उम्र के 3 नौजवानों को सभी सामाजिक आस्थाओं को ताक पे रखते हुए फांसी के फंदे पर लटका दिया था। उन 3 देशभक्तों के नाम थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। लेकिन आज आजादी के 60 साल बाद भी सुखदेव के जीवन के बारे में सिर्फ 4% लोग जानते हैं, जबकि वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सीनियर नेता थे। अपने दल के अहम फैसलों की योजना बनाना और उनको सही अंजाम देना सुखदेव के ही कंधों पर था। ऐसा क्यों हुआ कि हम सुखदेव को इतिहास के पन्नों में कहीं भूल गए? क्यों आज के नौजवान सुखदेव के जीवन से परिचित नहीं है? अगर गौर से देखा जाए तो इस सब के दोषी हम खुद हैं और हमारा मीडिया। हमारे इतिहासकारों ने हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में इन देशभक्तों को आतंकवादी घोषित कर दिया, जो बहुत ही अफसोसनाक और शर्म की बात है। कारण जो भी रहे हो, लेकिन सुखदेव थापर की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बचपन से ही अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का मुंह तोड़ जवाब देने वाले सुखदेव निजी जिंदगी में काफी शांत स्वभाव के थे। कहा जाता है कि बचपन में दिवाली के दिन जब बच्चे घर से मिले पैसों से आतिशबाजी और देवताओं के चित्र खरीद रहे थे, तब सुखदेव ने रानी लक्ष्मीबाई का चित्र खरीदा था। इससे जाहिर होता है कि सुखदेव के कोमल मन में क्रांति के अंकुर बचपन से ही फूट रहे थे। मई 1907 को लुधियाना शहर के बीचों बीच मोहल्ला नौघरा में जब सुखदेव का जन्म हुआ, तो कौन जानता था कि आगे चलकर सुखदेव अमर शहीद कहलाएंगे। वैसे कुछ इतिहासकार सुखदेव का जन्म लाहौर का मानते हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण ये बात विश्वसनीय नहीं लगती। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले सुखदेव के पूर्वज काबुल, अफगानिस्तान छोड़कर पंजाब आए थे। उनमें से कुछ परिवार लाहौर में बसे तो कुछ लुधियाना में। सुखदेव के परदादा गिरधारी लाल थापर लुधियाना में आ गए। उनके पोते रामलाल के घर सुखदेव का जन्म हुआ। जब सुखदेव महज 3 साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उन्हीं दिनों में सुखदेव के छोटे भाई मथुरा दास का जन्म होने वाला था। घर के इन हालातों ने सुखदेव को बचपन में ही जिद्दी बना दिया था। 1922 में लायलपुर में सनातन धर्म हाई स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद सुखदेव नेशनल कॉलेज लाहौर में आ गए। कॉलेज के दिनों में सुखदेव अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में गुजारते थे। नेशनल कॉलेज की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी, इसलिए कॉलेज की लाइब्रेरी में क्रांतिकारी साहित्य काफी मात्रा में मौजूद था। कॉलेज के दिनों में सुखदेव को सिलेबस की किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो विश्व क्रांति, राजनीति, समाज शास्त्र, भारतीय और विश्व इतिहास की किताबों के गहरे अध्ययन में डूबे रहते। इटली, फ्रांस और रूस की क्रांति ने
सुखदेव को बहुत प्रभावित किया था। और फिर बंगाल से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर जयचंद ने सुखदेव को देशभक्ति का रास्ता दिखाया, और वो जयचंद ही थे जिन्होंने सुखदेव को पहली बार क्रांतिकारियों से मिलाया। सुखदेव सब तो पहले नौजवान इनकलाबियां च लाहौर थी, जिन्ने उत्थे लोग पढ़ते थे उन्हां सब च उन्हां नूं इनकलाबी नेता के नां ते पुकारिया जाता सी। लेकिन उन्हां दे चाचा जी लाला चिंतराम थापर हमेशा वो कहंदे मैं कोशिश करता सी भी ये गांधीआइट रहे, यह रेवोल्यूशनरी ना बने। गांधी का रास्ता ठीक है क्योंकि वो आप गांधीआइट सन। जिस वेले फांसी चढ़न च 1.5 मिनट रहा सी रस्सा पाउण च, उस वेले एक कर्मचारी ने जेल दे ने कहा भी ये बिगड़े हुए दिमागां दे किन्ने खूबसूरत नौजवान पागल ने ते नहीं। ਉਹਦੇ ते भी सुखदेव शेर कहण ते नहीं झिझकिया। उन्हें शेर कहा, इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशबू के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशबू के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। उस वेले भी किसी आदमी का यूँ हाज़र दिमाग रह के शेर कहना बहुत बड़ी गल है। ये कोई शहीद जिन्हां दे बारे ये कहा जाए, क्योंकि इक्को एक नारा थी सुखदेव का जदों पढ़दा थी उत्थे की नारा थी बई आज़ादी या मौत, विचाले कोई रास्ता नहीं है, आज़ादी या मौत। और कुदरत ने जिहड़ी ये जिंदगी बख्शी है मैनू या किसी नूं भी इंसान नूं, वो लोगों की खिदमत लई बख्शी है, अपनी ऐशो आराम लई नहीं। सुखदेव की जिंदगी में अनार्किज्म एंड अदर एसेज इस नाम की किताब ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। वो अक्सर शीश महल बोर्डिंग में ये किताब पढ़ते रहते। उन दिनों लाहौर में मोहनलाल रोड पे एक रामकिशन का ढाबा था, जहां भगत सिंह और सुखदेव अक्सर खाना खाने आते और घंटों तक अंग्रेजी हुकूमत और साम्राज्यवाद को लेकर चर्चा करते रहते। रामचंद, भगवती चंद्र वोहरा और भगत सिंह के साथ मिलकर सुखदेव ने 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा शुरू की, जिसका मुख्य उद्देश्य था नौजवानों को आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने साथ जोड़ना और लोगों को अपने हक के लिए जागृत करना। सुखदेव अक्सर कहा करते थे, मुझे ऐसे साथियों की जरूरत है जो सर पर कफन बांध कर चले और सामने खड़ी मौत आने पर भी पीठ न दिखाए। आज हमको ये बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि शहीदों के प्रति जो जिम्मेवारी यहाँ की राज्य सरकारों की या केंद्र सरकारों की बनती थी, उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेवारी पूरी तनदेही के साथ नहीं निभाई। इसका इससे बेहतर सबूत क्या हो सकता है कि आज तक इस देश को 60 वर्ष हो जाने के बाद भी जो शहीदों के घर हैं, जो उनकी संपत्ति है, जो उनके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी यादगार जगह है, उन पे लोगों ने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे बहुत सी बिल्डिंगें बन रही है और जो साढ़े शहीदों की निशानियाँ हैं, उनकी यादें हैं, उनको मिटाया जा रहा है। 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले के खंडहर में क्रांतिकारियों की गुप्त बैठक हुई, जिसमें बंगाल के क्रांतिकारियों को छोड़ बिहार, पंजाब और अन्य राज्यों के क्रांतिकारी शामिल हुए। यहां पर कुछ क्रांतिकारियों के खुफिया नाम रखे गए। इनमें भगत सिंह का नाम रंजीत, शिव वर्मा का नाम प्रभात और सुखदेव का नाम विलेजर रखा गया। विलेजर यानी ग्रामीण। सुखदेव के साथी मानते थे कि उनके जिद्दीपन और उनके सादे पहरावे के कारण उन्हें यह नाम दिया गया था।
असल में कुछ ही दिनों में सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की रीढ़ की हड्डी बन गए थे। अपने सिद्धांतों और कर्तव्यों के प्रति उनकी अगाध आस्था थी। उनके छोटे भाई मथुरा दास थापर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि सुखदेव बड़ बोले लेकिन दिल के बहुत साफ थे। कई बार तो वो भगत सिंह को भी डांट देते थे। उन्हें यहां तक कहते थे कि तुम मौत से डरते हो और तुम्हारे अंदर घमंड आ रहा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां भगत सिंह को आज देश का बच्चा बच्चा जानता है, वहीं सुखदेव की शहादत से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन उनके जीवन के बारे में कोई नहीं जानता। 20 अक्टूबर 1928 को पूरा लाहौर शहर सड़कों पर उतर आया। हर तरफ साइमन कमीशन गो बैक के नारे गूंज रहे थे। नौजवान भारत सभा की बाइकआउट के इस प्रोग्राम को सफल होते देख कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल होने लगे थे। पुलिस का अंग्रेज अफसर स्कॉट इतनी भीड़ देखकर बौखला गया और उसने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। इस लाठी चार्ज में घायल हुए लाला लाजपत राय का 27 नवंबर 1928 को देहांत हो गया। लाला जी की शहादत और अपमान ने क्रांतिकारियों को हथियार उठाने और बदला लेने पर मजबूर कर दिया। आजादी की चिंगारी अब एक भीषण आग का रूप ले रही थी। सत्रह दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या के बाद अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने की मुहिम तेज कर दी। लाहौर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। कहा जाता है कि उन दिनों भगत सिंह ने सुखदेव की माता रली देवी के साथ मजंग हाउस में रहते हुए अपने बाल कटवा दिए थे। और फिर एक दिन अंग्रेज पुलिस ने सुखदेव के क्रांतिकारी साथी जय गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। सुखदेव थापर, भगत सिंह और राजगुरु पर सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी और असेंबली बम ब्लास्ट का केस चला। और सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में हंसराज वोहरा की गवाही के आधार पर तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। हंसराज वोहरा जो सुखदेव का कॉलेज का साथी था। पच्चीस जुलाई 1929 को जब भगत सिंह और बी.के. दत्त ने जेल में भूख हड़ताल शुरू की तो शुरू में सुखदेव इसके हक में नहीं थे। सुखदेव का विचार था कि अंग्रेजी सरकार उन्हें राजद्रोही मानती है और भूख हड़ताल और सत्याग्रह कांग्रेस की लड़ाई के हथियार हैं। लेकिन क्रांतिकारियों को जोर देने पर वो खुद भूख हड़ताल में शामिल हो गए थे। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अगस्त 1929 को सुखदेव ने भूख हड़ताल तोड़ दी थी। उनके इस फैसले से उनके साथी नाराज हो गए थे और ये फैसला जनसाधारण में टीका टिप्पणी का विषय बन गया था। और फिर 4 फरवरी 1930 को सुखदेव ने दूसरी बार भूख हड़ताल शुरू की। गांधी जी को लिखा सुखदेव थापर का वो पत्र बहुत चर्चा में रहा था, जिसमें सुखदेव ने गांधी जी द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को नकारे जाने का विरोध किया था। उस खत में सुखदेव ने लिखा था, हमारी सजा कम होने से कुछ नहीं होगा, पर अगर हमें फांसी होगी तो आजादी की लहर
और तेज होगी। सुखदेव जो था एक किस्म का डायरेक्टर था, बाकियों को वो रोल देता था, और जो डायरेक्टर है वो पिक्चर में कभी नहीं देखा जाता, जो हीरो और हीरोइन है दूसरे देखे जाते हैं। यही वजह है कि उस जजमेंट में उसको कहा गया कि ही इज़ ए किंग पिन, ही वॉज ए आर्क राइवल। फांसी उसको इसीलिए दी गई वो कातलाना हमले में शामिल नहीं था, लेकिन बाकी चीज़ें उसकी इसी वजह से रह गई क्योंकि ही वॉज पब्लिसिटी शाही, और ज़्यादा टाइम जो उसका था वो स्कीमिंग में लगता था, और वो जानता था कि कौन सा काम कब कोई कर सकता है। पार्टी का मैनिफेस्टो के बारे में वो जानता था कि भगत सिंह अच्छी बोल सकता है, लेकिन लिखने में भगत सिंह चरण बोरा है, बोरे को दिया गया मैनिफेस्टो लिखने का काम, और उसको एक्सप्लेन करने का काम भगत सिंह को दिया गया कि कचहरी में कौन कर सकता है। ये सब जो थे, जो जैसे माँ अपने बच्चे को तरबियत परवरिश करती है लेकिन उसको कोई नहीं याद रखता, यही हाल हम सुखदेव के बारे में कह सकते हैं। और आखिर 23 मार्च 1931 की वो उदास सुबह आ पहुंची। आज़ादी के तीनों परवाने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके आगे पीछे चल रहे वार्डन और सरकारी अफसरों के चेहरे सहमे हुए थे, लेकिन तीनों ने बिना नकाब पहने फांसी के रस्सों को चूमा और अपने वतन पर कुर्बान हुए। सुखदेव के भाई मथुरा दास के अनुसार फांसी वाली रात को इन तीनों की लाशों के टुकड़े कर कूड़ा करकट उठाने वाले टोकरों में डालकर ट्रक से सतलुज के किनारे फिरोजपुर ले जाया गया। वहां पर हुसैनी वाला पुल के नजदीक चिता बनाई गई और उसके बाद अधजली लाशों के टुकड़े सतलुज में बहा दिए गए। कहा जाता है कि उन लाशों के टुकड़ों से मिट्टी के तेल की दुर्गंध आ रही थी। इन बातों से जाहिर होता है कि अंग्रेज सरकार किस हद तक गिर चुकी थी। कहते हैं कि इंसान मर जाते हैं लेकिन उनके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। हालांकि सुखदेव ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा कृतियां नहीं लिखी, लेकिन उनके पत्रों से उनके बौद्धिक स्तर और सिद्धांतक मसलों की उनकी समझ का पता चलता है। उन्होंने भी बहुत सपने देखे थे। वो सिर्फ सियासी आजादी नहीं चाहते थे, बल्कि उससे भी आगे आर्थिक और सामाजिक बराबरी वाले समाज के सपने देखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के नायक सुखदेव थापर को वो नाम और सम्मान नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। उनकी शहादत वाले रोज़ कोई प्रोग्राम मुनक़्क़द नहीं होता, लोग उनको श्रद्धांजलि भेंट नहीं करते, और ये बड़ी अजीब बात है कि हम इतनी जल्दी एहसान फरामोश हो गए हैं कि शहादत देश के लिए देने वालों को हम इतनी जल्दी भूल गए हैं। हमें अभी तो राजनीतिक सियासी आज़ादी मिली है, आर्थिक इनकलाब अभी हमने लेना है, और ये तभी ले सकते हैं अगर अपने इन शहीदों को याद रखेंगे। कि कोई शहीदों के बारे में कहा जाता है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, या शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले कि वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अफसोस इस बात का है कि मेला लगना तो एक पासे, शहीद सुखदेव थापर को कोई याद तक भी नहीं करता। ये हमारे लिए शर्म की बात है।
लुधियाना में सुखदेव थापर का घर, जिसे एक धरोहर की तरह संभाल कर रखना चाहिए था, वो आज जर्जर हालत में वीरान पड़ा है, जहां लोगों ने कब्जा भी कर लिया। 2007 में शहीद सुखदेव का 100वां जन्मदिन था, लेकिन किसी सरकार और संस्था ने इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शायद नेताओं को इसमें अपना हित ना दिखा हो और मीडिया को इसमें कोई मसालेदार खबर न मिली। जो लोग कहते हैं कि ये जगह बहुत तंग है, मैं कहता हूँ वो भी गलत है। ये तंग नहीं, दिल खुला होना चाहिए, जगह तंग नहीं है। महात्मा गांधी का जो जगह है वो इससे भी तंग है गलियों में। तो यहाँ लोग कहते हैं जी कारें नहीं आती, कि जगह इसको बाहर दे दो, मिनिस्टर लोग जो होते हैं। मैंने कहा हम जब पैदल यात्रा करते हैं पैदल ही करेंगे, ये जगह उसका जन्म स्थान है, ना कि ये कारों का स्थान है। शहीद सुखदेव को लाइमलाइट ना करने में ये दरअसल मैं ये समझूंगा कि हमारा लुधियाने वालों का कसूर ज़्यादा है। हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम शहीद सुखदेव के नाम को उभारते और इनका ज़िक्र मीडिया में, प्रेस मीडिया में इनका ज़िक्र हम डिफरेंट संस्थाओं में, हमारा काम था करना। अगर सच पूछो तो कोई सीरियस एफर्ट हमारी नहीं हुई है, सीरियस एफर्ट नहीं हुई है हमारी, हम कसूरवार हैं और हम उस कसूरवार की तलाफ़ी करें। हमारा जो कसूर है उसकी हम तलाफ़ी करेंगे और ज़ोर से हम आज के बाद डिफरेंट ज़िले में भी, ज़िले से बाहर भी फ्रीडम फाइटर्स का, फ्रीडम फाइटर्स सक्सेसर्स का, दूसरों की मीटिंगें करके, आम लोगों की मीटिंगें करके हम इनका इतिहास, इनकी बातें उनको बताएंगे ताकि वो आगे बढ़ सकें। हमें सरकारों की तरफ से रोज़ कोई ना कोई थ्रेट, कोई ना कोई तंग करने का कोई ना कोई तरीका सरकारें ढूंढती रहती हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इन धमकियों से कि हम इसके पर कब्जा कर लेंगे, हम कब्जा करने नहीं देंगे, क्योंकि हमें ये रोष है कि आज तक 60 सालों में तो किसी ने इसके ऊपर कुछ किया नहीं, कोई फूल माला भी नहीं चढ़ाने आया कोई सरकारी आदमी। और इसके बाद सरकार ये दावा करती है कि हम उसके ऊपर शहीद के लिए ये काम करेंगे। पहले सरकार उनके जन्मदिन की छुट्टी तो दे नहीं रही। 23 मार्च को तो कार्यालय खुले होते हैं, शहीदों का दिन हो और उस दिन स्कूल, सरकारी स्कूल खुले होते हैं, सरकारी कार्यालय खुले होते हैं, कोई छुट्टी अनाउंस नहीं आज तक पंजाब सरकार ने की। वही पंजाब सरकार ये कह रही है कि हम यहाँ पे कब्जा करेंगे। न जाने कितने सर कट गए इस मश्क में, आज हम जो सर उठा के जिए जा रहे हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम आज जिस आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं वो उन शहीदों की बदौलत है। आज की आज़ादी जो हमारे लिए एक हकीकत है, ये दरअसल उन्हीं के सपनों की तामीर है। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान हो, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान हो। कभी ये भी दिन आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां।